नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा फेडरल बैंक को। बात करें फेडरल बैंक की तो बीते दिन 13 जुलाई को इसमें 5.40% की भारी गिरावट रही है। और दोस्तों बात करें इसकी गिरावट की, यह गिरावट मुझे कोई जेन्युइन नहीं दिखाई दे रही है, यह इन्वेस्टर्स को डराया गया है। और दोस्तों बात करें फेडरल बैंक की तो इसके Q1 के रिजल्ट्स आए हैं कल, और कल ही इस स्टॉक में भारी गिरावट रही है। जानेंगे इसके Q1 के रिजल्ट्स कैसे रहे और क्या इस स्टॉक में यह गिरावट कंटिन्यू रह सकती है या यहाँ से यह स्टॉक तेज हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो में। अब बात करें इसकी 13 जुलाई को हुए कारोबार की तो टोटल क्वांटिटी ट्रेड की अगर हम देखें तो 7,27,29,803 दिखाई दे रहा है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी को देखें तो इसमें 32.39% है। तो कहा जा सकता है दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज इतनी बुरी नहीं है, डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और जो ये इसमें 5% से ज़्यादा की गिरावट हुई है, इसमें अच्छी खासी डिलीवरी भी उठाई गई है। दोस्तों इसके 5% की भारी गिरावट के पीछे मुझे जो कारण दिखाई दे रहा है वह एक रिटेल को डराया गया है, जिससे कि उनके हाथ से माल को निकाला जा सके। क्योंकि बात करें फेडरल बैंक की तो इसके अभी मैं Q1 के रिजल्ट्स भी आपसे डिस्कस करूंगा और आप इसकी परफॉर्मेंस को देखना, इसने क्या परफॉर्मेंस दी है। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और बात करें फेडरल बैंक लिमिटेड की तो इसका मार्केट कैप 26,848 करोड़ रुपए है। और इसके करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 127 रुपये रहा है। और इसके हाई और लो को देखें तो हाई इसका 143 रुपये रहा है और लो इसका 96 रुपये के आसपास है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 7.87 दिखाई देता है। और अगर इंडस्ट्री पीई से हम कंपेयर करें तो जहां इंडस्ट्री पीई इसका 15 है, वहीं फेडरल बैंक का पीई 7.87 दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि फेडरल बैंक वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसके ROCE को देखें तो 6.46% दिखाई दे रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी शानदार है, जो कि 16.40% है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 रुपये है। और बात करें इसकी रिटर्न्स की तो 3 महीने में 1.05% की नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और 6 महीने में इसने -8.45% की नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। लेकिन एक साल में इसने शानदार 30% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं और 3 साल में 35% से ज़्यादा की CAGR रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों बात करें इसकी रिटर्न्स की तो रिटर्न्स इसके अच्छे रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 35% के CAGR से अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं स्टॉक मार्केट में। और 5 साल में 10.20% के पॉजिटिव रिटर्न रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों बात करें इसकी तो रिटर्न इसके लॉन्ग टर्म में अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और गिरवी रख के शेयर्स की अगर हम बात करें तो कोई समस्या नहीं है। तो ओवरऑल बात करें इसकी तो जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में स्टॉक्स के ROCE और ROE होते हैं तो इसकी भी शानदार दिखाई दे रही है। और अब इसकी टेक्निकली भी देख लेते हैं कि आखिर चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी चार्ट पर तो काफ़ी दिन से ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें बीते दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। और बात करें 13 जुलाई की तो इसमें यह भारी गिरावट रही है। दोस्तों इस गिरावट के पीछे मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता है। जहाँ तक मुझे लगता है यह गिरावट एक रिटेल को डराने वाली रही है, जिससे कि एक रिटेल से उनके हाथों से माल को छीना जाए। बात करें फेडरल बैंक की तो उसका करंट मार्केट प्राइस अगर हम देखें तो वह लगभग 126 रुपये 75 पैसे दिखाई देता है। और अगर इसके मूविंग एवरेज को देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 131 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 131 रुपये रहा है और 13 दिन का मूविंग एवरेज 130 रुपये रहा है। और 21 दिन का EMA 129 रुपये दिखाई दे रहा है। 50 दिन का EMA 128 रुपये रहा है और 100 डे का EMA 128 रुपये रहा है और 200 डे का EMA 125 रुपये रहा है। तो बात करें इसकी तो यह कल 13 जुलाई को गिरावट से पहले अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन इस समय यह कल बड़ी गिरावट के कारण अपने 50 डे 100 डे के मूविंग एवरेज से भी नीचे आ चुका है। और इस समय यह अपने 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बात करें इसकी MACD की तो MACD लाइन भी इसकी थोड़ी वीक दिखाई दे रही है, जो कि सिग्नल लाइन की तरफ बढ़ने का इशारा कर रही है। और इसके बार्स को देखें तो बार्स भी इसके लगातार छोटे होते जा रहे हैं, जो कि बॉटम लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। बात करें RSI की तो RSI भी इसकी नॉट ड्राइव दिखाई दे रही है। और इसकी RSI को अगर हम देखें तो 46 दिखाई देती है। तो कह सकते हैं इस समय चार्ट पर फेडरल बैंक थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। तो क्या अब इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा फेडरल बैंक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप फेडरल बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देगा। बात करें इस बड़ी गिरावट की तो यह गिरावट मुझे कोई समझ में नहीं आती है, आखिर इस बड़ी गिरावट के पीछे क्या कारण है। और मैं इसके डिटेल्स भी आपसे डिस्कस करूंगा, आप उनको देखना और मुझको बताना कि क्या यह गिरावट आपको सही लगती है या नहीं।
और अब बात करें उन लेवल्स की कि क्या लेवल्स रहने चाहिए फेडरल बैंक में इन्वेस्ट करने के हिसाब से, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आप इसके करंट मार्केट प्राइस जो कि 126 रुपये के आसपास है, आप इस पर बाइंग कर सकते हैं। आप इसमें एसएल लेकर के पोजीशन बनाएं। दोस्तों एसएल आपको बड़े लॉस से बचाता है, तो आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना एसएल जरूर डिसाइड कर लें कि आपको एसएल क्या लेना है। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप बिना एसएल लिए स्टॉक मार्केट में काम ना करें, क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छा काम करने का तरीका आप एसएल लेकर के अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यही होता है। आप लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, वरना यही होगा आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे और लॉस बुक करते रहेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो आप अपना एसएल जरूर सोच लें। तो अब मैं आपसे जो एसएल बताने जा रहा हूँ आप इसको ध्यान में रख करके पोजीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग करें और मैं जो एसएल बता रहा हूँ आपको, तो आप इसमें एसएल जो इसका 200 डे का ईएमए है 125 रुपये, आप इसको 125 रुपये का एसएल लेकर के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो आपको ये अच्छे रिटर्न देगा। बात करें इनके Q1 के रिजल्ट्स की जून क्वार्टर की, तो रेवेन्यू को अगर हम देखें तो वह 5,350 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। मार्च 23 से अगर हम कंपेयर करें तो जहां ये 5,012 था तो इसमें अच्छी खासी जंप देखी जा रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो मार्च 23 में जहां 964 करोड़ रुपए थे, जून 23 में घट करके 894 करोड़ रुपए हो गए, तो इनके नेट प्रॉफिट कम हुए हैं। और बात करें इनकी ग्रॉस एनपीए की तो मार्च 22 में जहां ये 2.35% थे, जून 23 में 2.37% हो गए, तो इनके ग्रॉस एनपीए मामूली से बड़े हैं। और नेट एनपीए को देखें तो 0.33% से बढ़ करके 0.74% हो गए, तो कहा जा सकता है कि इनके नेट एनपीए भी बढ़े हैं। तो और बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की तो कोई इतनी बड़ी उथल पुथल नहीं देखी जा रही है जिससे कि इसमें बड़ी गिरावट के पीछे कारण को जाना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है जो कि इसमें बड़ी गिरावट के पीछे इसके Q1 के रिजल्ट्स रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं, कहीं इसमें गिरावट के पीछे ऐसा कोई बड़ा कारण शेयर होल्डिंग पैटर्न तो नहीं है। एफआईएस को अगर हम देखें तो 26.94% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। डीआईएस को अगर हम देखें तो 43.66% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो इनके पास 29.41% की हिस्सेदारी है। और बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स डीआईएस दिखाई दे रहे हैं और इनके पास 43.66% की हिस्सेदारी है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका ठीक ठाक है, कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं दिखाई दे रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में जिससे कि माना जाए कि इसमें गिरावट के पीछे शेयर होल्डिंग पैटर्न रोल रहा है। और अब बात करें फेडरल बैंक की परफॉर्मेंस की ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो आपको देख करके यकीन नहीं होगा इसने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। और दोस्तों बात करें इसकी सेल्स की तो जहां जून 22 में यह 3,843 करोड़ रुपए थी, जून 23 में बढ़ करके 5,350 करोड़ रुपए हो गई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सेल्स में 39% की शानदार जंप देखी जा रही है। और बात करें EBIDT की तो जून 22 में जहां यह 2,492 करोड़ रुपए थे, जून 23 में बढ़ करके 3,716 करोड़ रुपए हो गई है। तो कहा जा सकता है EBIDT में भी काफ़ी अच्छी जंप देखी जा रही है जो कि 49% के आसपास है, जो कि शानदार है। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो जून 22 में जहाँ 645 करोड़ रुपए थे, जून 23 में बढ़ करके 894 करोड़ रुपए हो गए। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनके नेट प्रॉफिट गिरे थे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो इनमें शानदार जंप देखी जा रही है जो कि 39% है। बात करें इसकी EPS की तो EPS जून 22 में जहां 3.02 रुपीज़ था, वह बढ़ करके जून 23 में 4.16 रुपीज़ हो गया है। तो कहा जा सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से EPS में 38% की जंप है। लेकिन दोस्तों बात करें इसकी क्वार्टर बेसिस की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से थोड़ा सा ये गिरा है। तो और बात करें तो Q1 के हिसाब से भी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है जिससे कि कहा जा सके कि इसमें बड़ी गिरावट हुई है। और दोस्तों बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की तो आप देख रहे हैं इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सेल्स में 39% की जंप रही है, EBIT में 49% की जंप है, नेट प्रॉफिट 39% बढ़ चुके हैं और EPS में भी 38% की जंप है। तो कहा जा सकता है फेडरल बैंक में कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि कहा जाए कि इसमें आने वाले दिनों में भी गिरावट हो सकती है। अगर आप चाहें तो इस समय फेडरल बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यह एक आपके लिए मौका है क्योंकि इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और इसमें आने वाले दिनों में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो हमने इसको फंडामेंटली देखा, फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स भी इतने बुरे नहीं रहे हैं जिससे कि कहा जाए कि इसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। आप इसमें रिटर्न्स के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके रिटर्न्स भी अच्छे रहे। और बात करें इसके रिजल्ट्स की तो Q1 के हिसाब से परफॉर्मेंस कोई इतनी खराब नहीं रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसने शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। तो और बात करें फेडरल बैंक की तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट फेडरल बैंक को लेकर के।
आपको फेडरल बैंक स्टॉक कैसा लगा और आपकी इसी स्टॉक को लेकर के क्या राय है। क्या आपको लगता है कि इसमें जो बीते दिन 13 जुलाई को गिरावट हुई है, यह गिरावट आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।